अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो राइटर को हम इस लेक्चर के अंदर कवर करने जा रहे हैं वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयरिश पोइट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडर्न पोइट, 20th सेंचुरी के एक मोस्ट डोमिनेंट पोइट जिनका नाम है सीमस हेने। ये एक रीजनल पोइट, एक लिरिकल पोइट, एक ट्रेडिशनलिस्ट, एक पैट्रियोटिक पोइट और एक हिस्टोरिकल पोइट भी हैं। हिस्टोरिकल पोइट क्यों? बेसिकली ही लव्स हिस्ट्री, इनको हिस्ट्री बहुत पसंद है। तो एनी हाउ विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट जो हमारा आज का लेक्चर हम करते हैं शुरू। पहले हम बात करते हैं सीमस हेने की। सीमस हेने जो है ये 1939 में पैदा हुए और इनकी डेथ डेट है 2013। ये 20th सेंचुरी के आयरिश पोइट, प्ले राइट, ट्रांसलेटर और लेक्चरर भी हैं। ये रेसिपिएंट है नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर के, जो कि इनको 1995 में मिला है। नोबेल प्राइज़ लिटरेचर जो है ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइज़ काउंट होता है जो रियरली किसी राइटर को मिलता है। W.B. यीट्स के बाद इनको आयरलैंड का ग्रेटेस्ट पोइट कंसिडर किया जाता है। जैसा कि रॉबर्ट लॉयल इनके बारे में कहते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयरिश पोइट सिंस यीट्स। डिफरेंट क्रिटिक्स के इनके बारे में क्या व्यूज़ हैं, जैसे कि कहते हैं ही हैड वंडरफुल गिफ्ट ऑफ आई एंड ईयर। एंड देन इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी डेथ के बाद जो वर्ड्स इनके लिए बोले गए थे वो थे प्रोबेबली द बेस्ट नोन पोएट ऑफ द वर्ल्ड। प्रोफेशनल करियर के लिहाज से बात की जाए तो ये 1981 से 1997 तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर भी रहे हैं। ऑन द अदर हैंड 1988 से 2006 तक ये पोइट इन रेजिडेंस रहे हैं सेम यूनिवर्सिटी में, यानी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। और उसके बाद 1989 से 1994 के ड्यूरेशन के अंदर ये साथ साथ प्रोफेसर ऑफ पोइट्री भी रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। इनकी अचीवमेंट्स की, अवार्ड्स की बात की जाए तो इनको बहुत से अवार्ड्स मिले, जिनमें इनका नंबर 1 1990 में जो इनको अवार्ड मिला वो था लैलन लिटरेरी अवार्ड फॉर पोइट्री। देन 1995 के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट अवार्ड नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। इसके अलावा 1997 में इनको कॉमनवेल्थ अवार्ड मिला। फिर 2006 के अंदर इनको टी.एस. एलियट प्राइज़ मिला। फिर इसके बाद 1998 में सेंट लुइस लिटरेरी अवार्ड। फिर 1975 में इनको मिला E.M. फोस्टर अवार्ड। मतलब इनको बहुत से अवार्ड मिले। इसके अलावा भी सेवरल अवार्ड्स हैं, सेवरल प्राइजेस हैं, लेकिन मैंने कुछ का नेम उनके ईयर के साथ आपको अभी बताया है, जिनमें से अगेन मैं आपको हाईलाइट कर दूं। सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड जो वो है नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। इन्हीं के जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनमें डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट जो कि 1966 में पब्लिश हुआ, नॉर्थ 1975, फील्ड वर्क 1979, द स्पिरिट लेवल 1996, बेवुल्फ अ न्यू वर्ड्स ट्रांसलेशन जो कि 1999 में की गई, डिस्ट्रिक्ट एंड सर्कल जो कि 2006, ह्यूमन चेन 2010। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स के नेम है। इन्होंने राउंड अबाउट 20 वॉल्यूम्स जो थे पोइट्री के प्रोड्यूस किए, क्रिटिसिज्म के प्रोड्यूस किए। इन्होंने कई ज़्यादा जो थे एंथोलॉजीज उनको एडिट किया। इनकी राइटिंग स्टाइल की क्वालिटी की बात की जाए तो उसमें हम लोगों को ऑरल ब्यूटी नज़र आती है, फाइनली रोड टेक्सचर नज़र आता है, रीजनल पोइट के तौर पे हमें नज़र आते हैं, ट्रेडिशनलिस्ट के तौर पे नज़र आते हैं, लिरिकल पोइट के तौर पे नज़र आते हैं। ओरल ब्यूटी का मतलब क्या है? ऐसी ब्यूटी जो कि सेंसेस से रिलेटेड हो। मतलब हम लोगों को इनकी पोइट्री के अंदर 5 के 5 सेंसेस नज़र आते हैं। जैसा कि इनके बारे में कहा गया हुआ है, मेक्स यू सी, हेयर, स्मेल एंड टेस्ट द रूरल लाइफ। कि जब हम इनकी पोइट्री पढ़ते हैं तो हम लोगों को फील हो रहा होता है कि दैट हम रूरल लाइफ गुजार रहे हैं या हम लोग रूरल लाइफ को देख रहे हैं कि कैसी वो लाइफ थी, नेचर कैसी थी, ब्यूटी कैसी है उसकी, ये सब कुछ। और मोस्टली जो इनकी पोइट्री है, जो इनकी पोएम है, इनकी राइटिंग, उनमें जो सेटिंग दिखाई गई है वो नॉर्दर्न आयरलैंड दिखाई गई है। ये नॉर्दर्न आयरलैंड की जो रीजनल ब्यूटी है उसको डिस्कस करते हैं अपनी राइटिंग के अंदर, उसकी जो एस्थेटिक ब्यूटी है, उसकी जो नेचुरल ब्यूटी है उसको डिस्कस करते हैं। और उसके अलावा जो टर्मोइल फेस किए हैं, जो ट्रबल्स थी इनकी प्लेस पे जहाँ ये रहते थे, इन्होंने उन सब को अपनी राइटिंग के अंदर डिस्कस किया है। अच्छा, इनकी राइटिंग को डिस्कस करने के लिए आप मतलब अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोगों को जो आयरलैंड है उसकी हिस्ट्री पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आयरलैंड वो प्लेस थी जहाँ बहुत ज़्यादा सफरिंग्स भी रही,
बहुत ज़्यादा वहाँ पे ट्रबल्स भी रही, वॉर भी रही, डिस्ट्रक्शन भी रही, डिके भी हुआ, डेथ्स भी हुई, और आयरलैंड को पॉलिटिक्स के बहुत ही वर्स्ट इफेक्ट्स भी फेस करना पड़े थे। और जो शीमेस ही नहीं है, बेसिकली एक पैट्रियोटिक थे, अपने वतन से, अपने लैंड से बहुत मोहब्बत करते थे। और बीइंग एन आयरिश होने की बेस पे ये जो वॉयलेंस यहाँ पे चल रही थी, जो क्रूल्टी चल रही थी, जो सफरिंग लोगों ने फेस की थी फॉर सेंचुरीज, ये इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। तो इसीलिए जो रियलिटीज़ थी लाइफ की, इनको ये इग्नोर नहीं कर सकते थे। दैट इज़ वाई इन्होंने कुछ पोएम लिखी जिन्होंने मतलब अपनी राइटिंग के अंदर अपनी जो जिस कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं, जिस प्लेस से बिलोंग कर रहे हैं, उस प्लेस के सीन को पोर्ट्रे किया। शीमिस की कई पोइट्री ऐसी जिनके अंदर हम लोगों को पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स नज़र आते हैं, लेकिन जो ये हमारे राइटर है कहते हैं इनका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, या अपनी राइटिंग के अंदर पॉलिटिक्स नहीं दिखाते, बल्कि ये जो लिखते हैं ये आर्ट फॉर आर्ट से लिखते हैं। इनके कहते हैं, इनका कहना है कि पोइट्री जो है वो पोइट्री की पर्पस से ही लिखी जानी चाहिए, तो ये पोइट्री को पोइट्री की पर्पस से ही लिखते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया इनकी राइटिंग के अंदर कई पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स नज़र आते हैं, तो उनके बारे में जो राइटर है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स और पोइट्री दो अलग अलग चीज़ें हैं, इन दोनों को एक दूसरे से अलग ही रखना चाहिए। लेकिन लोगों को इस चीज़ से अवेयर करना ज़रूरी है, और लोगों को इस चीज़ से अवेयर भी होना चाहिए कि सोसाइटी में जो टर्मोइल चल रहा है वो उनको मालूम हो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए मिथ बनाई, और उस मिथ के थ्रू इन्होंने जो स्टोरी, जो कंडीशन चल रही थी इनकी सोसाइटी के अंदर, उसको एक्सप्रेस करना चाहिए। क्यों मिथ क्यों ली? मिथ क्या होती है? वो स्टोरी जो कि ट्रू नहीं होती लेकिन उस पर बिलीव किया जाए कि वो एक ट्रू स्टोरी है, उसको कहते हैं मिथ। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इनका कहना था कि पोइट्री जो है वो आर्ट फॉर आर्ट से एक है, ठीक है, पोइट्री को पोइट्री के पर्पस लिखा जाना चाहिए, इसके अंदर सोसाइटी का एलिमेंट ऐड नहीं करना चाहिए, ठीक है, इसके अंदर रिफॉर्मेशन का एलिमेंट ऐड नहीं करना चाहिए। इसी बेस पे इन्होंने मिथ का यूज़ किया। अगेन क्यों यूज़ किया? नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने लगी हूँ, वो इसलिए क्योंकि सोसाइटी में क्या चल रहा था, पॉलिटिकल डिसऑर्डर चल रहा था, सोशल डिसऑर्डर चल रहा था, सोसाइटी में सफरिंग थी, और ये एक पेट्रियोटिक थे, और जो कुछ सोसाइटी के अंदर हो रहा था, जो वहाँ पर डिसऑर्डर चल रहा था, ये उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसलिए इन्होंने बीच का रास्ता निकाला, मिडल वे। बीच का रास्ता क्या था? क्रिएटिंग मिथ्स। और वो मिथ बना के इन्होंने क्या किया, पोइट्री को और पॉलिटिक्स को सेपरेट कर दिया, इन्वॉल्व नहीं किया अंदर। जैसे कि द टॉल एंड मैन पढ़ेंगे हम इनका, वो इनकी बेस्ट एग्जाम्पल है मिथ मेकिंग की। उस टॉल एंड मैन के अंदर जुटलैंड नाम की एक प्लेस दिखाई जाएगी, ठीक है, जहाँ पे बहुत सी डेड बॉडीज होंगी। और वो डेड बॉडीज किस लिए होंगी? वो उन आदमियों की होगी, उन लोगों की होगी जिनको सेक्रेड रिचुअल के लिए सेक्रीफाइस किया जाएगा, ठीक है। वो सारी स्टोरी दिखाएगा उस टॉल एंड मैन के अंदर, और बाद में क्या है, वही स्टोरी, वही चीज़ें बेसिकली आयरलैंड के अंदर भी हो रही होंगी। तो इसने डायरेक्टली अपने लैंड का नेम नहीं यूज़ किया, बल्कि एक मिथ बनाई, और उस मिथ बना के उसने जो जो इसके अपने लैंड में हो रहा था वो वहाँ पे दिखाया, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने बातें क्यों बताई, क्योंकि इसके रेलेवेंट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दैट डिस्कस शीमस हेनी एज अ नॉन पॉलिटिकल पोइट। और साथ ही ये भी आता है कि हेनी जो है वो मिथ मेकिंग करता है, इसको भी डिस्कस करें। और ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे रिस्पेक्टिव राइटर के, तो आपको दोनों क्लियर हो चुके होंगे कि हाँ ये मिथ मेकिंग करता है, ये मिथ बनाकर क्या करता है, स्टोरी को डिस्कस करता है, जिससे इसका मोटो आर्ट फॉर आर्ट से वाला मोटो उसको ये फुलफिल करता है, जिस पे बेस पे ये पॉलिटिक्स को और पोइट्री को सेपरेट करता है। और ये मिथ मेकिंग कर क्यों रहा है? ताकि जो भी कॉम्प्लेक्स और पॉलिटिकल आइडियाज़ है उसको नॉन पॉलिटिकल वे में कन्वर्ट कर सके, और एस्थेटिक वे में कन्वर्ट कर सके। तो ये एस्पेक्ट्स और डिस्कशन आपको क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट है, इसको अ ट्रू पैट्रियोटिक पोएट भी कहा जाता है, हु हैज़ क्लोज एसोसिएशन विद हिज कंट्री। मैंने आपको डिस्कस कर दिया ये वाला पॉइंट भी। टर्मोइल ऑफ आयरलैंड, द ट्रबल्स, ठीक है, द ट्रबल्स कहते हैं वॉर का टाइम पीरियड जो कि आयरलैंड में था, जो 1968 से 1998 के ड्यूरेशन तक रहा। इसके अलावा थोड़ी सी जो आयरलैंड की हिस्ट्री है मैं तो बता दूं आपको कि इंग्लैंड और आयरलैंड में काफ़ी कन्फ्लिक्ट रहा था, और जो आयरलैंड है वो वंस कॉलोनाइज्ड कंट्री भी है, जहाँ के ऊपर ब्रिटिश पावर ने अपनी कॉलोनियलिज्म कायम भी की थी, जिस बेस पे आयरलैंड के अंदर पॉलिटिकली सोशली डिस्टर्बेंस भी आई थी,
और इसके अलावा भी आयरलैंड के अंदर बहुत से टर्म होल्स आए, जैसे कि कैथोलिक की और प्रोटेस्टेंट की लड़ाई हो गई थी आयरलैंड के अंदर। प्रोटेस्टेंट जो थे वो ब्रिटेन का रूल चाहते थे, ऑन द अदर हैंड कैथोलिक जो थे वो यूनियनिज्म चाहते थे। फिर फाइट भी हुई इन दोनों के दरमियान में, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक के दरमियान में प्रोटेस्ट भी हुआ सेक्टेरियनिज्म के नेम पे, यानी कि अब क्या सेक्ट बन गया ना, एक जो है प्रोटेस्टेंट का, दूसरा है कैथोलिक का। प्रोटेस्टेंट फॉलो कर रहे हैं ब्रिटेन को, और प्रोटेस्टेंट जो वो चाहते हैं यहाँ पे ब्रिटेन का रूलरशिप रहे। ऑन द अदर हैंड कैथोलिक जो थे वो चाहते थे यहाँ पे यूनियनिस्ट आए, यूनियनिज्म का रूलरशिप रहे। अब इस बेस पे सेक्टेरियन वायलेंस शुरू हो गया, और जो थे कैथोलिक्स उन्होंने गुरिल्ला आर्मी बना ली। गुरिल्ला आर्मी जो कि एक अनऑफिशियल आर्मी होती है। ऑन द अदर हैंड जो प्रोटेस्टेंट थे उन्होंने एक ऑफिशियल आर्मी बना ली। फिर इन दोनों की इतनी फाइट हुई कि एक दिन ब्लडी संडे के नाम से फेमस हो गया, जिस बेस पे, जिस डे पे, मींस वो संडे का डे था, इतना ब्लडशेड हुआ। और ये सब कुछ सीमस हिनी ने अपनी आंखों से देखा था। और इसके बाद क्या हुआ, फिर कई लोग जो थे वो आयरलैंड के डिफरेंट पार्ट्स में माइग्रेशन करके चले गए थे, जिनमें से जो सीमस हिनी था वो नॉर्दर्न आयरलैंड में गया था। ये सब क्या था, ये आयरिश हिस्ट्री थी, और इस हिस्ट्री का इम्पैक्ट इसकी राइटिंग पे हुआ, जिस बेस पे इसकी राइटिंग के अंदर हम लोग को लॉस ऑफ वैल्यूज, कल्चर, लैंग्वेज, ये सब भी नजर आएगा। एनी हाउ जो इन राइटर के इम्पोर्टेंट थीम्स है वो है लवर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, पेट्रियोटिज्म, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, डेथ्स, ह्यूमन प्रोटेस्ट अगेंस्ट वायलेंस, क्रूअल इमेजेस ऑफ रिचुअल किलिंग। ये सब कुछ इसकी राइटिंग के इम्पोर्टेंट थीम्स है, जो कि हम लोग इनके जो पोएम को डिस्कस करेंगे तब नजर आएगा। तो आई होप कि आपको जो हमारा पोइट है, जिस एज से बिलोंग करता है, मतलब जिस जगह से, जिस कंट्री से बिलोंग कर रहा है, आयरलैंड से, उसकी हिस्ट्री, और एज अ नॉन पॉलिटिकल पोइट, यूज ऑफ मिथ या फिर मिथ मेकिंग, इसके इम्पोर्टेंट वर्क्स, इसके जो इम्पोर्टेंट थीम्स थे वो सब कुछ क्लियर हो चुके होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर के साथ, जिसके अंदर हम लोग जो सीमस हिनी है उनकी पोएम्स को डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।